हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटीज़। इसमें आज जो हम करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति बुक के अंतर्गत जो है एससीपी का जो है चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। इसके अंतर्गत हमारा जो आज चैप्टर आया है, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर एससीपी की होने वाला है। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राजनीतिक प्रभाव। देखिए दोस्तों, राजनीतिक प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक प्रभाव पे क्या असर पड़ा। तो प्रथम तो हम बात करते हैं पंजाब का कमज़ोर होना। देखा जाए तो सिकंदर सबसे प्रथम पंजाब पे आक्रमण किया, क्योंकि जो दरारे से उसकी एंट्री थी वो पंजाब की सीमाओं पर पड़ता था। देखा जाए तो जहाँ से जो है सिकंदर भारत में प्रवेश किया दरारों से, वो पंजाब का क्षेत्र था। और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण विभिन्न कबीलों और राज्यों, पंजाब के राजतंत्रों और पड़ोसी प्रदेशों की शक्ति कम हो गई। सिकंदर के आक्रमण के कारण विभिन्न कबीलों और राज्यों और पंजाब के प्रांतों में और राजतंत्रों में काफ़ी जो है शक्ति कमज़ोर हो गई। सिकंदर के आक्रमण का मुख्य केंद्र पंजाब ही था और इसलिए पंजाब के भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक कष्ट पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका पूरा लाभ उठाया और पंजाब पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण करके पहले ही उसको कमज़ोर कर दिया था। और इसका सबसे अधिक फ़ायदा पहुंचा तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को पहुंचा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि सिकंदर ने पंजाब की राजनीति को जो है तहस नहस कर दिया है और ये मौका है जब हम पंजाब पे आसानी से जो है अपना विजय पताका लहरा सकते हैं। तो इसी विचारधारा से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उस पर आक्रमण किया और पंजाब के सूबों पर जो है अपना कब्जा जमाया। तो ये पंजाब का कमज़ोर होना सिकंदर के कारण ही सुनिश्चित हुआ और इसका फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य ले गया। यूनानी राजाओं की स्थापना। देखिए जाए तो सिकंदर ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानी बस्तियां बसा दी, जिससे भारतीय यूनानी संस्कृति का आदान प्रदान होना स्वाभाविक था। यानी यूनानी राजाओं की स्थापना सिकंदर के ही प्रयासों से सफल हुआ। कहते हैं भारत में राजनीतिक एकता। भारत में अब राजनीतिक एकता भी सिकंदर के समय काल में देखने को मिला, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत के राज्य और कबीले पूरी तरह से टूट चुके थे और यह उस समय था जहां पर दोनों में एकता होना बहुत ज़रूरी था। राज्य और कबीलों में एकता होगी तभी सिकंदर की जो है आक्रमण का जो है सामना किया जा सकता था। तो ये बात राज्य और कबीले वालों को पूरी तरह से समझ में आ चुका था, क्योंकि सबसे पहले सिकंदर ने कबीलों को तो नष्ट किया ही किया, राज्यों को भी नष्ट किया। चंद्रगुप्त के लिए इसके सामने फैले हुए साम्राज्य में मिलाना आसान भी हो गया और इस तरह भारत में राजनीतिक एकता संभव हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त जानता था कि जो राज्य और कबीले बुरी तरह से टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और जो उनके राजा जो थे हताश हो चुके थे, ये समय काल है जब उन सभी साम्राज्यों को अपने शासन में मिलाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काफ़ी आसान हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय इतिहास का पुनर्गठन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण की तिथि देखा जाए तो 326 है, ईसा पूर्व है, जो कि भारतीय इतिहास की पहली निश्चित तथा महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और इसके आधार पर ही शेष भारतीय इतिहास का गठन भी किया गया। यानी देखा जाए सिकंदर के आने के तिथि से ही जो है हमारा भारतीय के शेष तिथि का इतिहास का जो है वर्णन हो सका। और इसके अलावा अनेक ग्रीक विद्वानों व इतिहासकारों जैसे मेगस्थनीज ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त भी किए, जो भारतीय इतिहास की रचना में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि देखा जाए
तो मेगस्थनीज ने काफ़ी महत्वपूर्ण किताब इंडिका लिखी और इंडिका में इसने सारी बातों को जो है पेश किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीयों का यूनानियों से नई युद्ध कला सीखना। देखिए, भारतीयों ने यूनानियों से जो है नया युद्ध कला सीखी, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी राजनीति में। भारतीयों ने यूनानियों से जो युद्ध कला के नए तरीके भी सीखे और भारतीयों ने सेना स्थापना और प्रशासन के युद्ध विधि के नए तरीके भी सिखाए। सिकंदर की विजय ने भारतीय सेना को उनकी कमजोरियों का भी ज्ञान करवा दिया। ये सिकंदर से जो ये हारे, तो हारने के बाद अपनी गलतियों को जो है एनालाइज भी इन्होंने किया और इसलिए भारतीयों ने युद्ध के नए तरीके सीखना ही उचित समझा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की दिशा निर्देश सिकंदर से ही प्राप्त किए। तो देखा जाए तो सिकंदर का भारत में आना एक नई जो है युग का सूत्रपात करना था। भारतीयों का यूनानी में नई युद्ध कला सीखना उसको आगे के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। भारत की राजनीतिक कमजोरियों को जानकारी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की राजनीतिक कमजोरियों की जानकारी भी हुई। भारत के शासकों के अपनी ईर्ष्या, दोष और लड़ाई झगड़ों के बारे में विश्व की जानकारी मिली और इसी कमजोरी के कारण उत्तर पश्चिमी देशों से भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि देखा जाए तो भारत की राजनीतिक कमजोरियों की जानकारी सभी को हो गई कि यहाँ पर जो है राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे आपको पता है कि आज भी वही परंपरा चलती जा रही है। आज भारत की तरक्की करने में किसी भी मंत्री जी का हाथ नहीं है। उनका सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते ही रहते हैं। देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे जितना मर्जी आप टीवी में प्रचार कर लीजिए, जितना मर्जी कह लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि देश के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आपकी अपनी जो इच्छा है प्रवान चल रहा है और आपकी इच्छा तो सिर्फ एक ही है, कुर्सी पे बैठना और कुर्सी आपकी बरकरार रहे। जनता चाहे जहाँ मर्जी जाए, आपको अपनी कुर्सी बचाना है। और यही बात जो है सिकंदर के आक्रमण के समय राजाओं की विचारधारा थी कि उनकी सत्ता नहीं जाए, चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए। और इस कमजोरी का फ़ायदा आने वाला समय में जो है बहुत से राजाओं को भारत में जो है राज्य करने के लिए विवश कर दिया। क्योंकि भारत के राजा आपस में लड़ते झगड़ते थे और आज के नेता लोग भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है और इससे हमारे दूसरे देशों में जो है बदनामी होती है। कुछ मंत्री लोग भारत से विदेश में जाके भारत की बुराई करके आ जाते हैं और यहाँ के संसद जो है उनको बर्खास्त भी कर देते हैं और कुछ दिन के बाद उनको फिर से बहाल भी कर देते हैं। तो क्या है, चित्त भी आपका है, पट भी आपका है, आम जनता तो कुछ भी नहीं है। यही कारण था कि सिकंदर भारत में बहुत आसानी से अपना जो है राज्य की स्थापना कर सका। बेशक वो राज्य यहाँ नहीं किया, लेकिन अपनी यूनानी सेनापतियों को जरूर यहाँ पर छोड़ गया, जो काफ़ी कमजोरी जो है पूरे विश्व को पता चल गई। तो भारत के राजनीतिक कमजोरियों की जानकारी पूरे विश्व को हुई और ये बात साफ यहाँ करता है। देखा जाए तो अगला पॉइंट है नए नगरों की स्थापना। सिकंदर के कारण नए नगरों की भी स्थापना हुई। सिकंदर ने भारत में 2 नगरों की स्थापना की। इनमें से एक नगर का नाम सिकंदर के घोड़े के नाम पर रखा गया, जो कि बुसेफाल था, और दूसरा नगर का नाम निकाय रखा गया। यानी देखा जाए तो सिकंदर ने 2 नए नगरों की स्थापना किया। एक बुसेफाल रखा और दूसरा का नाम निकाय रखा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें DN झा के अनुसार उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि सिकंदर ने भारत में कई ग्रीक राज्य की स्थापना भी की, जिनमें से कुछ अशोक के समय तक या फिर शायद उसके बाद तक भी बने रहे। और इनमें से मुख्य थे काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया शहर, व झेलम की पूर्वी तट पर स्थित बुसेफाल नामक शहर। तो ये नगर की जो स्थापना उसने किया काफ़ी समय काल तक
ये अपनी जो स्थिति बरकरार रखी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगले पॉइंट पे अगर नज़र करें भूगोल जानकारी में बढ़ोतरी, तो भूगोलीय जानकारी में हमें काफ़ी जो है बढ़ोतरी देखने को मिला। सिकंदर के साथियों जो है नील आर्चर और एरिस्टोबोडस हमें भूगोल से संबंधित मूल्यवान जानकारी देते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला हमारा टॉपिक है आर्थिक प्रभाव। चलिए देखते हैं आर्थिक प्रभाव। यहाँ पर अगर हम बात करें सिकंदर के अंतर्गत आक्रमण के अंतर्गत आर्थिक प्रभाव, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो आर्थिक प्रभाव भी हमें सिकंदर के आक्रमण के कारण देखने को मिला। पहली पॉइंट तो यही बताता है कि यातायात के मार्गों का खुलना। सिकंदर के भारत में प्रवेश के कारण यातायात के मार्गों का खुलना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। सिकंदर ने भारत और ईरान के बीच यातायात के 4 अलग अलग जल और स्थल मार्ग खोल दिए और मलपास यानी दरार कहते हैं। दरार का मतलब दोस्तों ये होता है कि 2 पहाड़ियों के बीच जो रास्ता होती है उसे दरारें कहते हैं और ये 2 पहाड़ों को टूटने के कारण बनता है। तो यहाँ से आना जो है निचले सतह पर बहुत आसान होता है, नहीं तो आपको पूरे पहाड़ को चढ़ के आना पड़ेगा दूसरे देश में। तो दरारों का उपयोग आज हर जो है आक्रमणकारी करते हैं। काबुल घाटी एवं समुद्री रास्ता जो कि मकरन के किनारे से घूम कर जाता था, अब ये सभी रास्ते बन गए जो यातायात के मार्ग को जो है काफ़ी प्रशस्त कर दिया। पूर्व और पश्चिम की दूरियां अब कम होना शुरू हुआ। देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिम की दूरियां जो है कम हुई। सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पूर्व और पश्चिम की दूरियां कम हुई, जिससे भारत और पश्चिमी देशों में नज़दीकी बढ़ी। डॉक्टर किरणपाल सिंह नरंग भी लिखते हैं कि इस आक्रमण की वजह से पूर्व और पश्चिम के संबंधों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला। तो ये आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत है। कहते हैं विदेशों में व्यापार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों में भी व्यापार का प्रावधान उस समय सुनिश्चित था। कहते हैं व्यापार के नए रास्ते खुलने से विदेशों में व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला और इसमें D.N. झा साफ शब्दों में कहते हैं कि ग्रीक से सिकंदर की सेना के आगमन के साथ ही भारत के लिए नई थल मार्ग खुल गए, जिससे आने वाले कई सदियों तक व्यापार को बढ़ावा मिलता रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगले पॉइंट पे हम बात करें सिक्के बनाने की कला, ये आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत है। सिक्के बनाने की कला, तो कहते हैं भारतीय शिल्पकारों ने यूनानियों से सुंदर सिक्के बनाने की तकनीक भी यूनानी से ही सीखा। यानी उससे पहले भारत में सिक्के बनाने के जो है उत्तम तकनीक नहीं थे, लेकिन जब यूनानी भारत में आए, सिकंदर भारत में आया, तो उसने भारत में सिक्के बनाने के नए तकनीकों का जो है सूत्रपात किया। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आएगा सिकंदर के भारत पर आक्रमण का मूल्यांकन। तो चलिए देखते हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे समक्ष जो आगे आया है सिकंदर के भारत पर आक्रमण का हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूज़न है। दोस्तों कंक्लूज़न जो होता है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष एग्जामिनर निष्कर्ष को ही ढूंढता है पूरे जो है आपके लिखे हुए पेज पे, क्योंकि वही मेन बात होती है और उसी को ही वो इंद्रित करता है। तो सिकंदर के आक्रमण का मूल्यांकन करना काफ़ी आसान रहेगा कि सिकंदर के भारत आक्रमण कुछ इतिहासकारों को ने बढ़ा चढ़ा कर कुछ ने इसे संकलित करके बताया है। देखिए उनकी विचारधारा थी, जैसा उन्होंने सोचा वैसा उन्होंने जो है अपनी वृत्तांत लिखी, लेकिन देखा जाए तो किसी ने बढ़ा चढ़ा कहा, तो किसी ने बहुत ही संक्षिप्त में बात को जो है रखा। यूरोप के इतिहासकार एरियंस और कैटलस सिकंदर की प्राप्तियों से काफ़ी प्रभावित हुआ और वो सिकंदर की प्राप्तियों के सुनहरे अक्षरों में लिखता है और उनके अनुसार भारत में कई परिवर्तन और कला साहित्य और देखा जाए तो दर्शन शास्त्र ज्योतिष विद्या में भी काफ़ी उन्नति हुई और ये सब तब हुआ जब सिकंदर भारत में आया था। वो यूनानी प्रभाव से हुई और यूनानी प्रभाव इस पर काफ़ी देखने को मिला। उनका कथन है कि सिकंदर का मुख्य लक्ष्य भारत में यूनानी सभ्यता का प्रचार करना था और ये हमने बात को समझा भी, क्योंकि सिकंदर जब भी लड़ता किसी से
उसका जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए लड़ता। यानी देखा जाए तो उसको राज्य हथियाना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य मात्र भारत में यूनानी सभ्यता का प्रचार करना था, जिसने कालांतर में भारतीयों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बात को जो है भारतीय विद्वान सिकंदर के आक्रमण को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं सिर्फ सिकंदर 19 महीने तक ही जो है भारत में रहा। तो इतने समय अल्प समय काल में पूरे पर प्रभाव डालना संभव नहीं था। बेशकली अगर वो जीवित रहता तो शायद उसका प्रभाव और भी देखने को मिलता। उसके आक्रमण को भारतीय सीमा पर हमले के रूप में भी देखा जाता है और इसमें डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार हर्ष भारतीय अपने पृथक जिंदगी फिर से जीने लगे और मक्का दुनिया से आए तूफान को जल्द ही भूल गए। यानी देखा जाए तो जो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, जो भारत को नुकसान पहुंचाया था, उसको भारतीय लोगों ने बहुत जल्दी जो है अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि 19 महीने की अल्प समय काल बहुत ही कम होती है और इतने ही दिनों में उनके घाव भी 2 सालों में भर गए। सिकंदर के लौटने के तुरंत बाद ही पंजाब में विद्रोह भी हो गया और यूनानी शासन का अंत भी कर दिया गया और इस प्रकार सिकंदर भारत की मिट्टी पर अपने स्थायी निशान नहीं छोड़ सका। जो वो करने आया था वो नहीं कर सका। यहाँ तक यूनानी लड़ाई के तौर तरीके भी भारतीय तौर तरीकों पर प्रभाव न छोड़ पाए। यानी यूनानी लड़ाई के तौर तरीके जो भारत में आया था उनका प्रभाव अधिक भारत पर नहीं पड़ा और भारतीय समाज काफ़ी हद तक पहले जैसा ही रहा। कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। जातियों में भी कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। दरअसल सिकंदर को भारत में अपनी जीत को अस्थायी शक्ल देने का समय ही नहीं मिला। अगर यहाँ पर वो रहता, यहाँ पर जीवन यापन करता तो शायद उसके प्रभाव अधिक देखने को मिलता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। युद्ध के नगारों के शोर में उसकी आवाज़ भारतीय तक नहीं पहुंची ही नहीं। वो उन्हें किसी भी तरह प्रभावित करने में नाकाम रहा, पर फिर भी उसके आक्रमण ने भारतीयों के इतिहास तथा सभ्यता पर अमिट छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकती। कहते हैं हम सिकंदर की उपलब्धि, सिकंदर की सुधार प्रणाली, सिकंदर की राजनीतिक प्रणाली, इन चीज़ों को हम भुला नहीं सकते। उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है लाया और रखा, जो एक दूसरे की जो है संस्कृति में आदान प्रदान हुआ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है और ज़रूरी भी है। दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है चर्चा किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो हमने इसके हर एक प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव हमने बहुत देखे, समझे, जाने, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये ज़रूरी भी है। बहुत से इतिहासकार तो कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से उच्च कोटि पर विकसित ग्रीक सभ्यता का भारत में मूर्ति कला, ज्योतिष दर्शन कला, साहित्य पर और सिक्के ढालने की कला पर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा। यानी सिकंदर के कारण भारत में मूर्ति कला, ज्योतिष दर्शन कला, साहित्य और सिक्कों का जो है बहुत काफ़ी विकास हुआ। तो हम इसकी जो है अच्छाइयों को हम भुला नहीं सकते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे के जो लिए मार्गदर्शन खोलेगा और ये सब आपसे ही होगा। और कैसे शेयर करना है ये आप समझिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि आने वाला समय में हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके सेव कीजिए। और ये सब्सक्राइब कैसे होगा? आप जहां पर वीडियो देख रहे हो वहां पर आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा। पढ़े लिखे हो, समझदार हो तो उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।